बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्पटन इफ़ेक्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेक्चर नंबर 4। ये फ़िज़िक्स 201। अच्छा, इस कॉम्पटन इफ़ेक्ट में एक टर्म है स्कैटरिंग। पहले उसको समझना है, स्कैटरिंग क्या होता है। स्कैटरिंग, किसी भी रेज़ की स्कैटरिंग हम करवाते हैं तो उसका मतलब ये है, ये एक मैटर पड़ा हुआ है, कोई भी मटेरियल है, और उसके साथ हम एक्सरे को हिट करवाते हैं। एक्सरे के पैकेट्स होते हैं जिसको फोटॉन्स ऑफ एक्सरेज कहते हैं। जो हर पैकेट होता है उसकी एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ होती है, या उसको आप एच सी ओवर लेमडा कहते हैं। फोटॉन की एनर्जी होती है, इसको पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो जब ये मैटर से हीट करेगा, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा ये इसमें, ये वाला ये मैटर में एब्जॉर्ब हो गया। और जब एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पर दोबारा इधर निकलता है, उसको हम बोलेंगे री एमिट हुआ है, री एमिशन। तो ये जो री एमिट हुआ है ना, ये स्कैटर्ड फोटॉन है, स्कैटर्ड फोटॉन। और ये वाले जो इस साइड पर थे, ये इंसिडेंट फोटॉन थे जिन्होंने एब्जॉर्ब होना है। तो फिर स्कैटरिंग असल में ये है एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन। तो फिर जो डेफिनेशन बन जाती है कॉम्पटन इफ़ेक्ट की, वो डेफिनेशन ये है कि वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। दिस इज़ कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन ने ये सबसे पहले नोट किया था कि जो स्कैटर्ड फोटॉन होता है उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है इंसिडेंट फोटॉन से। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कॉम्पटन इफ़ेक्ट। 1923 में इसने ऑब्ज़र्व किया था जी। इसका जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो ये है कि कोई एक स्लिट है, ये इस स्लिट में से एक्सरेज को गुजारना है, और वो आगे ग्रेफाइट मटेरियल है उसके पास आके हिट करती हैं। ये स्लिट इसलिए रखा ताकि ये रेज पैरेलल आगे होके निकलें, क्योंकि बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं, उनको पैरेलल करने के लिए ये कोलिमेटेड स्लिट यूज़ करते हैं जो उनको पैरेलल कर देता है। तो ये एक्सरेज ग्रेफाइट से हीट करने के बाद आगे स्कैटर होंगी। अब वो जो स्कैटरिंग है वो देखा गया, देखो ये रे जा तो इस तरफ रही थी, लेकिन अब ये रेज हमें कहाँ मिलती हैं, ये देखा गया कि डिफरेंट एंगल्स पर इनकी डिफरेंट अमाउंट मिलती है। इनको चेक करने के लिए कि एक्सरेज इधर आई हैं, इधर आई हैं या इधर आई हैं, इसके लिए हम डिटेक्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पर फ़र्ज़ करो मैंने डिटेक्टर रखा जिसने रेडिएशंस को डिटेक्ट किया, और एक डिटेक्टर यहाँ पर भी रखा, इसने भी रेडिएशन को डिटेक्ट किया। ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा की वैल्यू कोई भी मसलन 30, 40, 50 डिग्री पर हमने बारी बारी ये चेक करना है, यानी 0 डिग्री पर भी चेक करना है, 30 पर भी, 31, 32 बारी बारी चेक करते जाना है, और देखना है कि किस एंगल पर रेडिएशन ज़्यादा मिलती है। तो ये देखा गया कि एक ख़ास एंगल पर रेडिएशंस ज़्यादा मिलती हैं, स्कैटर्ड एक्सरेज ज़्यादा आती हैं। अगर मैं ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी वेवलेंथ को लैम्डा कह देता हूँ या लैम्डा नॉट कह देता हूँ, और जो स्कैटर्ड फोटॉन्स की वेवलेंथ है यहाँ पर जो आते हैं उनकी ज़ाहिर है वेवलेंथ ऐसे बढ़ चुकी होती है, तो इसको मैं लैम्डा डैश का नाम दे देता हूँ, और ग्राफ ड्रा करता हूँ कि जो मुझे ये लैम्डा डैश के फोटॉन्स मिले हैं, ये कितने मिले हैं। तो इनका ग्राफ ऐसे बनता है कि ये ग्राफ है, ये जिसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश मैंने कही है ना ऊपर डायग्राम में, वो वेवलेंथ ये है, यानी वो बहुत ज़्यादा फोटॉन्स मिले हैं जिनकी वेवलेंथ लैम्डा डैश हो चुकी है, यानी चेंज हो चुकी है। ये वो फोटॉन्स हैं, और ये किस एंगल पर मिले हैं,
ये एंगल फ़र्ज़ करो जी हम मेजर करते हैं 45 डिग्री पर या किसी और एंगल पर 130 डिग्री पर या 90 डिग्री पर, चलो मैं 45 पर कर लेता हूँ। 45 डिग्री पर ये लैम्डा डैश के बहुत सारे फोटॉन्स हमें मिले। इसके साथ ही दूसरे एंगल्स पर चेक करेंगे 0 डिग्री पर, 1 2 3 4 पर, तो वहाँ पर भी फोटॉन्स मिलेंगे। लेकिन लैम्डा जो 45 डिग्री एंगल है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटॉन्स मिलेंगे। ये जो वाई एक्सिस पर मैंने इंटेंसिटी लिखी है ना, ये बेसिकली फोटॉन्स की तादाद के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। और एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ है, तो जब वेवलेंथ लैम्डा डैश होती है उस वक्त इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो 0 डिग्री पर आपको मिले वो अगर हम चेक करेंगे तो वो बिल्कुल वही होंगे जो ओरिजिनल थे। इस तरह ये जो वेवलेंथ है, ये लैम्डा नॉट, वो जो अनस्कैटर्ड थी, इंसिडेंट वेवलेंथ थी, ये उस तरह के फोटॉन्स हैं जो 0 डिग्री पर मिलते हैं। और 0 से आगे जाए तो ये दूसरे फोटॉन्स कुछ मिल रहे हैं, लेकिन 45 डिग्री पर जाकर मैक्सिमम फोटॉन्स जो हैं वो लैम्डा डैश वाली वेवलेंथ के। हमारा फोकस इन्हीं फोटॉन्स पर है और इन पर है। ये तो वो हैं जो इंसिडेंट वाले थे, बिल्कुल वैसे ही हमें और इधर मिले। और ये वो हैं जिनकी वेवलेंथ चेंज हो चुकी है। जिनकी वेवलेंथ चेंज हो चुकी है वो ज़्यादा है, इनको हम स्कैटर्ड फोटॉन्स बोलेंगे। और ये जिनकी वेवलेंथ चेंज नहीं हुई वो अनस्कैटर्ड है। और इंटेंसिटी हम देखते हैं कि स्कैटर्ड फोटॉन्स की ज़्यादा है अनस्कैटर्ड फोटॉन से। इंटेंसिटी का मतलब मैंने बताया। देखो इंटेंसिटी जो होती है ना, बेसिक तो इसकी डेफिनेशन होती है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी रेडिएटेड, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन होती है इंटेंसिटी की, टोटल एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, जिसको हम वाट में मेजर करते हैं। लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हैं, ये जो टोटल एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ पैकेट्स। तो इसलिए मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को ही इंटेंसिटी की सेंस समझने के लिए यूज़ किया करूँगा कि अगर आपको यहाँ पर फोटॉन्स ज़्यादा मिले हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी। हर पैकेट की एनर्जी होती है ना, जब पैकेट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में जो इधर एनर्जी मिल रही है यूनिट एरिया में वो ज़्यादा हो जाएगी अगर फोटॉन्स बढ़ेंगे। तो इसलिए इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है फोटॉन्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट एंगल्स पर, ये डायग्राम बुक में बनी हुई है कि ये मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये उसने दिखाया कि 135 डिग्री पर ये फोटॉन ज़्यादा है स्कैटर्ड, 45 डिग्री पर फोटॉन ज़्यादा है स्कैटर्ड इंसिडेंट की निस्बत। इसी तरह 90 डिग्री पर भी स्कैटर्ड फोटॉन ज़्यादा है इंसिडेंट फोटॉन से। तो ये डिफरेंट डायग्राम्स हैं। अब इस टॉपिक में हमने जो चीज़ पढ़नी है वो स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। एक एक्सप्रेशन है, उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन है। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेनेशन, क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जो यहाँ पर एटम्स हैं, यानी मटेरियल है, उसके एटम्स हैं, वो असल में एटॉमिक ऑसिलेटर्स हैं, क्योंकि तमाम एटम्स हमेशा ऑसिलेट करते रहते हैं, इसलिए आप एटम्स को एटॉमिक ऑसिलेटर कह सकते हैं। जब फोटॉन आया, फोटॉन की एनर्जी इसको मिली, तो इस ऑसिलेटर की ऑसिलेशंस, वाइब्रेशंस बढ़ गई। तो ये जब वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो इसने आगे एमिट करनी है एनर्जी। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो एनर्जी एमिट करती है।
तो ये इसमें एब्जॉर्ब हुआ, और जो री एमिशन होगी, ऑसिलेटर जितनी एनर्जी से ऑसिलेट कर रहा है उतनी ही एनर्जी के यहाँ पर रेज को एमिट करेगा। ये क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि जो एमिशन होगी उसकी सेम एनर्जी होगी, क्योंकि ऑसिलेटर वही है जिसने एब्जॉर्ब किया है, वही एमिट कर रहा है, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसी एनर्जी के पैकेट्स को एमिट करेगा। ये क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि एटॉमिक ऑसिलेटर्स ने जो वेव्स जनरेट करनी है, एक्सरेज जनरेट करनी है, वो वाली इंसिडेंट वाली एनर्जी और एमिटेड रेडिएशंस की एनर्जी सेम होगी। ये क्लासिकल थ्योरी कहती थी, और ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट था, ये गलत था, फॉल्स कॉन्सेप्ट था। इसके मुताबिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। तो फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं क्वांटम थ्योरी की मदद से। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जब एक्सरे के फोटॉन्स आते हैं तो वो इसके साथ एब्जॉर्ब होते हैं, जब री एमिट होंगे तो वो अपनी कुछ एनर्जी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा एक्सरे, बकिया एनर्जी लेस हो जाएगी। ये जो री एमिट हुए हैं इनकी एनर्जी लेस हो जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो चुकी है। सम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स, तो एनर्जी भी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो ये क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। इसके मुताबिक हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है। ये मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। ये देखें, इंसिडेंट फोटॉन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इसने हिट करना है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन था जिसके साथ जाके इसने हिट करना है, तो हिट करने के बाद ये स्ट्रेट नहीं जाता, कुछ जाते भी हैं फोटॉन्स, लेकिन ज़्यादातर फोटॉन्स एक ख़ास एंगल पर डिटेक्ट होते हैं। इस एंगल पर फ़र्ज़ करो डिटेक्ट होते हैं, तो इस एंगल को मैं एंगल थीटा कह देता हूँ। ये जो फोटॉन्स हैं ये स्कैटर्ड फोटॉन्स हैं, इनकी वेवलेंथ को लैम्डा एस कह सकते हैं, या आप इसको लैम्डा डैश कह सकते हैं। ये इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ को लैम्डा आई या सिर्फ लैम्डा का सिंबल दे देते हैं। तो हमने इसमें नोट ये करना है, ये जो इंसिडेंट फोटॉन है इसकी एनर्जी E इज़ इक्वल टू एच एफ, जिसको आप एच सी ओवर लैम्डा लिखेंगे, और इसका मोमेंटम P इज़ इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के मुताबिक फार्मूला मोमेंटम का होता है एच ओवर लैम्डा। दूसरी तरफ जाकर जब ये स्कैटर्ड फोटॉन बन गया है तो इसकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, उसको ई डैश कह देते हैं, और वो एच सी ओवर लैम्डा डैश बन जाएगी। इसका मोमेंटम भी चेंज हो चुका है, वो पी डैश हो जाएगा, वो बन जाएगा एच ओवर लैम्डा डैश। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने नोट करनी हैं, इंसिडेंट एनर्जी मोमेंटम क्या है और स्कैटर्ड एनर्जी मोमेंटम क्या है फोटॉन के। अब आते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर, तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर रेस्ट में नहीं रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ ये भी अपनी किसी डायरेक्शन में स्कैटर होता है। ये फ़र्ज़ करो इस डायरेक्शन में आ गया है इलेक्ट्रॉन, तो इस जगह पर मैं कहता हूँ पहले स्कैटरिंग से इसकी जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रेस्ट मैस एनर्जी के फार्मूले से m0c², जो आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन है उसके मुताबिक लिखेंगे, और इसका जो मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम रेस्ट में वो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये रेस्ट में है। जब ये स्कैटर हो गया तो इस तरफ आके देखते हैं, यहाँ पर अब ये मूविंग कंडीशन में है, तो इस जगह पर इसकी जो एनर्जी है उसको ई डैश कह देते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये आंसर बन जाएगा mc², क्योंकि जब फोटॉन कोई मैस मूव करता है तो वो मूविंग मैस ग्रेटर होता है रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक। इसमें m की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये m0 ओवर
1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर होल अंडर रूट इंटू सी स्क्वेयर। ये वाला फार्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। और इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर स्कैटरिंग, वो भी उसी तरह बन जाएगा लैम्डा। पहले तो ज़ीरो था मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला P इज़ इक्वल टू एम वी होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर आकर इधर तो होना था ना एम वी, वेलोसिटी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया, एम नॉट वी होना था। और यहाँ पर हो जाना था एम वी, वी की जगह हम चलो वी ही लिखते हैं। तो इसमें बी ओ एम की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो ये एम नॉट वी ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर होल अंडर रूट। ये जो रिलेटिविटी की जो इक्वेशंस है मैथ्स की, वो मैंने पुट किए। तो यहाँ पर आपने देखना है इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जिसकी अभी स्कैटरिंग नहीं हुई, उसकी एनर्जी और मोमेंटम, और जो स्कैटर्ड हो चुका है उसकी एनर्जी और मोमेंटम। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें हमने नोट कर ली हैं, इसके मुताबिक सारी कैलकुलेशन होनी है। तो पहला इसमें जो लॉ हमने यूज़ करना है वो है यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, बुक में उन्होंने इसको ई नॉट से, इसको ई से शो किया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, और जब रेस्ट में था तो उसको ई नॉट का सिंबल दिया हुआ है। अगर बिल्कुल बुक वाले सिंबल करने, और ये डैश नहीं उन्होंने लिखा। देखो सिंबल रखने की हद तक आप जो भी रखें, इधर इलेक्ट्रॉन लिख लें ई और इधर ई डैश लिख लें, फिर भी कोई हर्ज नहीं है, वो जस्ट सिंबल की हद तक, आगे फार्मूले असल में उनको जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है एनर्जी ऑफ फोटॉन ई प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई नॉट विल बी, ये बिफोर स्कैटरिंग है, आफ्टर स्कैटरिंग हो जाएगी एनर्जी ऑफ फोटॉन, उसको हमने ई डैश बोला हुआ है, प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको ई कह लें या ई डैश कह लें, जो भी नाम रखा है। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये ऊपर जो डायग्राम में मैंने चार वैल्यूज़ लिखी है ना, ई की वैल्यू आप देख सकते हैं एच सी ओवर लेमडा थी, और ई नॉट की वैल्यू तो एम नॉट सी स्क्वायर थी। इसी तरह ई डैश की वैल्यू, ये जो पैकेट वो टॉप पर लिखी हुई है एच सी ओवर लेमडा डैश है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग उसको हमने एम नॉट सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को बीटा स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देंगे बीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एंड पर जाकर ये वैल्यू वापस लिख लेंगे जस्ट कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। इसको आपने सॉल्व करना है इस तरह, जो बुक में मेथड बताया हुआ है, जस्ट कैलकुलेशन ही है, ये सारी कैलकुलेशन हुई पड़ी है। इसमें पहले एक साइड पर एच और लेमडा वाली टर्म्स को करके दोनों साइड्स का स्केयर करके फाइनल फॉर्म जो बन जाती है ना, ये वाली, मैं ये वाली लिखने लगा हूँ, वो इक्वेशन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसी तरह फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस अप्लाई करेंगे, दो फार्मूले वहाँ से बन जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब मोमेंटम में मेंशन कर दूँ डायग्राम में अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस मोमेंटम क्या होने। इसमें हम कंपोनेंट्स बना लेंगे। देखो जो बिफोर स्कैटरिंग है तो फोटॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसका जो मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है ना एच ओवर लेमडा, इसको ही हम कह देंगे पी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। वो जो टोटल मोमेंटम था वही एक्स एक्सिस का मोमेंटम बन जाएगा। लेकिन आफ्टर स्कैटरिंग ये जो फोटॉन इधर चला गया है, इसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा। इसको मोमेंटम पी डैश अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये पी डैश अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसका फार्मूला पी डैश कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला फार्मूला बन जाएगा पी डैश साइन थीटा। और इसमें पी डैश की जगह ये एच ओवर लेमडा डैश आ जाएगा, तो ये एच ओवर लेमडा डैश कॉस थीटा बन गया और ये वाला एच ओवर लेमडा डैश साइन थीटा बन जाएगा।
तो इस तरह ये मोमेंटम के कंपोनेंट्स बन गए। जो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के कंपोनेंट्स बनेंगे उसमें भी एक इस तरफ हो जाएगा और एक इस तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है उसको हमने पी ई डैश अलॉन्ग एक्स एक्सिस और पी ई डैश अलॉन्ग वाई एक्सिस, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला P इज़ इक्वल टू एम वी था, एम वी डैश नहीं V तो सेम रहेगा, एम वी था। तो इसमें B आपने लिख देना है कि एक ये जो मोमेंटम है ये बन जाएगा एम वी कॉस थीटा कॉस फाई। देखो इस एंगल को हमने डिफरेंट एंगल है तो इसको फाई का सिंबल दे दिया है इलेक्ट्रॉन का, और ये बन जाएगा एम वी साइन फाई। ये सारे मोमेंटम, तो आपने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस जब अप्लाई करना है तो ये मोमेंटम ऑफ फोटॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल टू स्कैटर्ड मोमेंटम ऑफ फोटॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस स्कैटर्ड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जो डायग्राम में ये मैंने वैल्यूज़ दी हैं पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस अप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अलॉन्ग वाई एक्सिस अप्लाई करेंगे वो बन जाएगा P अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस P इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग वाई एक्सिस इक्वल टू P डैश अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस P इलेक्ट्रॉन डैश अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसको भी सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो ये जो इक्वेशन 1, 2 और 3 हैं ये बन जाएंगी, तो इनको फिर सॉल्व, इसमें जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 थी इनको ऐड करके एक न्यू इक्वेशन 4 बना लेनी है और कंपेयर कर देना है इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को। तो वहाँ से आपके पास ये रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। फाइनली डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आपने प्रूव करना है। इसमें फिर फर्दर आप ये सारी डेरिवेशन मैंने आप पर छोड़ी है, बुक्स पर मौजूद है, आप वहाँ से देखकर खुद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे, व्हाट्सएप पर अलहदा आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आप डिस्कस करेंगे जब थीटा की वैल्यू सपोज़ 90 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, 0 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, 135 डिग्री होती है, तो ये आंसर क्या निकलते हैं। इसमें जो डेल्टा लैम्डा है इसको कहते हैं कॉम्पटन्स शिफ्ट, इसका नाम है कॉम्पटन्स शिफ्ट, यूनिट इसका मीटर होगा। और ये जो एच ओवर एम नॉट सी है इसको कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ। तो ये कॉम्पटन्स शिफ्ट और कॉम्पटन्स वेवलेंथ में रिलेशन आ गया है। अगर थीटा की वैल्यू फ़र्ज़ करो मैं 0 डिग्री रखता हूँ तो डेल्टा लैम्डा इज़ इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, वो भी 1 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस 1, और ये 0 बन जाएगा फाइनल आंसर। इसी तरह थीटा अगर आप 90 डिग्री रखते हैं तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 0 होता है, तो ये फाइनली आंसर एच ओवर एम नॉट सी बन जाएगी। यानी कॉम्पटन्स शिफ्ट और कॉम्पटन्स वेवलेंथ इक्वल हो जाएंगे। पहले वाले रिजल्ट में कॉम्पटन्स शिफ्ट 0 आ गए। इसी तरह जब आप एंगल थीटा 180 डिग्री रखते हैं तो अब देखोगे cos 180 माइनस 1 होता है, तो ये डेल्टा लैम्डा का आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स एच ओवर एम नॉट सी, और ये मैक्सिमम आंसर आ गया डेल्टा लैम्डा का। इस वक्त जो कॉम्पटन्स शिफ्ट है वो कॉम्पटन्स वेवलेंथ से डबल हो गई है। इस तरह 135 पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसके बाद एंड पर जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के फार्मूले भी ड्राइव किए हुए हैं। जस्ट जब आप ये फार्मूला ड्राइव कर लेते हो तो उसमें एक वैल्यू पुट करनी है, वो फार्मूला आ जाएगा। वो जस्ट एक एक लाइन के हैं, वो मैं लिख नहीं रहा, टाइम पहले ही ज़्यादा हो गया। तो वो फार्मूले भी आपने करने हैं, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।